ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम एम्फाइमा यानी पायोथोरैक्स का पूरा ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। एम्फाइमा क्या होता है? एम्फाइमा को पायोथोरैक्स भी कहते हैं। पायो यानी कि पस, और थोरैक्स जो होता है वो चेस्ट से रिलेटेड है, यानी लंग्स से। लंग्स में पस का अकुमुलेशन हो जाना, अब नॉर्मल एक्सेस फ्लूइड भर जाना पायोथोरैक्स है या फिर एम्फाइमा है। एम्फाइमा की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ एन अकुमुलेशन ऑफ पस, यानी कि फ्लूइड हो सकता है पस इन प्लूरल कैविटी। द पस मे बी एज थिन एज सीरस फ्लूइड और सो थिक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्पिरेट इवन दो अ वाइट बोर्ड नीडल। ये थिक भी हो सकती है, यानी पतला भी हो सकता है, और गाढ़ा भी पस हो सकता है। प्लूरल कैविटी यानी कि जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, जिसको कि हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है। प्लूरा की ना दो लेयर्स होती है, विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। उसके बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी वो जगह है जहाँ पे अकुमुलेशन हो रहा है पस का। ठीक है। अब नॉर्मल अकुमुलेशन, ज़्यादा अकुमुलेशन, जिसकी वजह से चेस्ट जो है, हमारे लंग्स जो हैं वो कंप्रेस करते हैं। उनका जो वर्क है, जो उनका नॉर्मल फंक्शन है, उसमें रुकावट आती है। अभी मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगी, अच्छे से आप समझ पाओगे तब। ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखिए, अब आपको सही से दिख जाएगा। तो लंग्स है फ्रेंड्स। लंग्स की आउटर कवरिंग, जो ये वाली कवरिंग होती है ना, इसके ऊपर ऊपर होती है, तो इसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा की जो दो लेयर्स होती हैं, उनमें होती है एक विसरल अंदर वाली और एक होती है पैराइटल बाहर वाली। उसके बीच का जो स्पेस है वो आपका कैविटी है, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और यहीं पर ये पस का फॉर्मेशन हो रहा है, अकुमुलेशन हो रहा है, और यहाँ पर कई बार ब्लड का भी हो जाता है, तो उसको हम हीमोथोरैक्स बोलते हैं। ये पायोथोरैक्स है, एम्फाइमा है। और इसकी वजह से लंग है, आप देख सकते हो लंग का जो लोब है वो कंप्रेस हो चुका है। लंग कैसा छोटा हो गया है बिल्कुल। इस लंग को देख लीजिए, और जहाँ पर अकुमुलेशन है उस लंग को भी आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे वीडियो में। कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से एम्फाइमा या पायोथोरैक्स की कंडीशन हो सकती है? तो ये ना ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया और लंग अपसेस। तो बैक्टीरियल निमोनिया, लंग अपसेस अगर है तो हो सकता है। नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और इसके ना कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनके नाम मैं आपको भी बताऊंगी, वो भी आप लिख लेना, नोट्स कर बना लेना आपने। तो चेस्ट ट्रॉमा, चेस्ट में कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से चेस्ट में कोई ट्रॉमा हुआ, उस वजह से भी ये हो सकता है पायोथोरैक्स की कंडीशन। और हीमोथोरैक्स यानी चेस्ट में या हमारे लंग्स में जब ब्लड का अकुमुलेशन होता है उसको कहते हैं, तो उसके बाद भी ये हो सकता है। एम्फाइमा टीबी की वजह से हो सकता है। अब आप ना इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेम भी देख लीजिए। सो इसको नोट कर लेना। स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेप्टोकोकस पायोजेंस। ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एम्फाइमा की कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है ना। तो यही वो जो बैक्टीरियाज हैं वो है, उनके नाम बताए हैं यहाँ पे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है पहले वाला, दूसरा है स्टेप्टोकोकस निमोनिया, और तीसरा है स्टेप्टोकोकस पायोजेनस। कॉजेज के बाद दोस्तों हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ एम्फाइमा। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में जितने भी साइन एंड सिम्टम रहते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, वही वाले लगभग सेम रहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो लक्षण रहते हैं मरीज़ों में। तो इसमें से फीवर आएगा, ड्राई कफ हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट में, प्लूरल पेन। प्लूरल पेन यानी कि दर्द होता है छाती में, उसको कहते हैं, और बहुत ही शार्प होता है वो। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, और डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बोलते हैं। ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम आने को, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग को हम डिस्निया बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डिज़ीज़ का जो अक्रेंस है, किस तरह से ये डिज़ीज़ प्रोसेस में आई, कैसे एम्फाइमा की कंडीशन हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि प्लूरल इन्फेक्शन, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, अनाटॉमी में समझा दिया था कि लंग्स में किस तरह से फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के रहते हैं उनकी वजह से ये हो जाता है, और चेस्ट ट्रॉमा और जो कारण है उनकी वजह से प्लूरल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जब वहाँ पर कलेक्शन हो जाएगा फ्लूइड का, प्लूरल स्पेस जो है वहाँ पर अब नॉर्मल कलेक्शन हो गया प्लूरा में, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ
कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, लंग्स की आउटर कवरिंग प्लूरा, और वो मेम्ब्रेन जो है उसकी विड्थ यानी जो उसका आयाम है, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लंग जो होते हैं वो कंप्रेस होते हैं। उसकी चौड़ाई इंक्रीज़ हुई प्लूरल मेम्ब्रेन की, उसने क्या किया, लंग्स को कंप्रेस कर दिया, लंग्स को कंप्रेस कर दिया, और फिर लंग का जो मूवमेंट है वही लॉस हो गया। आपने देखा तो ऊपर वाली पिक्चर में कि जो लंग है वो कितना छोटा हो गया था, उसका मूवमेंट नहीं हुआ, यानी वो एक्सपैंड करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का प्रोसेस था वही रुक गया, और जिसकी वजह से चेस्ट जो है वो फ्रोज़न हो गया, यानी कि मोबाइल चेस्ट जो है उतना काम नहीं कर रहा है, लंग्स जो उतना काम नहीं कर रहा है, फ्रोज़न चेस्ट की कंडीशन सामने आ गई। तो ये हो गया हमारा एम्फाइमा की कंडीशन। इस तरह से इसका अक्रेंस रहा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन का रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, यानी कि जो लंग्स का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का फंक्शन है वो लॉस हो चुका है, और सांस में पेशेंट को मोस्टली इसमें ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है। रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे हार्ट फेलियर होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, ये कॉम्प्लिकेशन रहता है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, इसके लिए टेस्ट क्या क्या कराए जा सकते हैं, तो चेस्ट एक्सरे सबसे पहले, तो सीटी स्कैन भी चेस्ट का होना चाहिए। ब्लड टेस्ट में ईएसआर कराएंगे, जिसमें ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हो। तो ये इंक्रीज देखने में मिलेगा लैब टेस्ट में। चेस्ट परकशन करके देखा जा सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाकी डायग्नोस्टिक थोड़ा सिंथेसिस किए करके पता लगाया जा सकता है, और ब्रोंकोस्कोपी। ये प्रोसीजर्स रहते हैं दो, इनके अलग से आप प्रोसीजर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कैसे होते हैं, ये चेस्ट के होता है। अब नेक्स्ट है, ये पिक्चर है, थोड़ा सिंथेसिस की देख सकते हो आप। चेस्ट में एक निडल इंसर्ट की जाती है, और फिर उसको फ्लूइड है, एयर है, वहाँ से निकाला जाता है। वैसे तो फ्लूइड है, जैसे पस है, तो वो निकाला जाता है इस प्रोसीजर में, एक्सेस फ्लूइड को, और फिर निकाला भी जाता है। साथ में डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी हम उसको भेज देते हैं, ताकि पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या यानी दिक्कत है, ये देखने के लिए। ये देखिए आप, चेस्ट में निडल डाली गई है, और ये ड्रेन किया गया है ड्रेनेज ट्यूब से। यहाँ पर ये कंटेनर है, तो कुछ इस तरह से ही रहता है। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या इसमें दिया जा सकता है मेडिसिन, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल 4-6 वीक्स के लिए हम देते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स है वो देख लीजिए। तो इसमें 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, सेफ्यूरिक्सिम 150 mg पर kg पर डे, इस तरह से इसकी डोज को हम रखेंगे 3 डोजेज़, और क्लिंडामाइसिन 25 से 40 mg पर kg पर डे, यानी 1 किलोग्राम के हिसाब से ये डोज बताई गई है, दिन में 3 बार। या आप मेडिसिन के नेम भी, सिर्फ नाम ही लिखना चाहो तो सिर्फ नाम लिख लेना। अगला जो सेकंड है, इसमें थोड़ा सिंथेसिस का एक प्रोसीजर रहता है, जिससे कि रिमूव किया जाता है एक्सेस फ्लूइड को, एंड इससे क्या होगा कि एक तो स्पेसिमेन के लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्निया से भी पेशेंट को राहत मिलती है, क्योंकि जब फ्लूइड निकाला जाएगा तो जो चेस्ट फ्रोज़न चेस्ट थे वो भी अपनी नॉर्मल शेप में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और है जिसमें है ट्यूब थोरैकोस्टोमी। इसमें क्या होता है कि चेस्ट ड्रेनेज यूजिंग अ लार्ज डायमीटर इंटरकोस्टल ट्यूब, आईसीडी का नाम अगर सुना है आपने, तो वो इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि फ्लूइड जो है चेस्ट में, जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता रहता है, और ये अटैच टू वाटर सील ड्रेनेज। तो एक ये पूरा यानी पूरा एक सेट आता है, जिसमें इसको अटैच किया जाता है पेशेंट की चेस्ट से, इंसर्ट करके आईसीडी एक ट्यूबिंग रहती है, और वो वाटर सील ड्रेनेज होता है। अगर आप इसको पिक्चर आप इसको देखोगे ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। हॉस्पिटल्स में रखते भी हैं आईसीडी। अनाल्जेसिक फॉर प्यूरिटिक पेन, बहुत ही शार्प और नाइफ लाइक पेन रहता है, उसके लिए अनाल्जेसिक देंगे, और इन्फ्लामेशन के लिए देंगे, और सिम्टोमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके आधार पे बाकी ट्रीटमेंट रहने वाला है पेशेंट का। तो यहाँ पर आईसीडी का एक पिक्चर है, और ये एक पिक्चर है जिसमें नॉर्मल लंग दिखाया गया है, और जिस लंग में प्रॉब्लम है वो भी दिखाया गया है, कितना छोटा हो गया है आप साइज़ देख सकते हो लंग का। यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पे फ्लूइड बस अकोमुलेशन हुआ है, और आईसीडी कुछ इस तरह से रहता है चेस्ट में, इसको लगाकर टेप कर दिया जाता है। ये आईसीडी ड्रेनेज है, और इस तरह से वाटर
सील जो चैम्बर है वो आप इसमें देख सकते हो। इसमें बबलिंग होती रहती है, यानी कि ये एक पूरा प्रोसीजर रहता है। जब आप देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा अच्छे से। प्रोसीजर पूरा रहता है और ये बबलिंग रहती है ताकि पता चलता रहे, नॉर्मल रहता है ये। आपके मतलब नॉलेज के लिए बस इतना ही बहुत है कि क्या मैनेजमेंट क्या करना है, तो आईसीडी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट में इंस्ट्रक्ट पेशेंट इन लंग एक्सपैंडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिस्टोर नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन, यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेनेज ऑफ प्लूरिड फ्लूइड, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट प्रोसीजर्स। तो थोड़ा सा उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशन। इसमें कुछ आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कॉम्प्रेस्ड लंग, लंग कंप्रेस हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, लंग्स का फंक्शन रुका हुआ है। और ये हो गया पहला। दूसरा है अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ द प्लूरा, इन्फेक्शन की वजह से प्लूरेटिक पेन हमको देखने को मिल रहा है ना एम्फाइमा में। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू हाइपोक्सिया सेकेंडरी टू एम्फाइसीमा। यहाँ पर ये हाइपोक्सिया की वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस यानी बड़ा थकावट उनको होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना रोज़ का काम नहीं कर पाएंगे, और ये सेकेंडरी टू एम्फीसीमा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिलेटेड डायग्नोस हैं एम्फीसीमा के जो रिलेटेड हैं डिजीज़ कंडीशन से, बना लेना, काफ़ी अच्छे हैं। और शॉर्ट नोट हैं, बहुत लेंथी मैंने नहीं आपको दिखाए, वरना बहुत सारे थे मेरे पास, काफ़ी सारे नोट्स थे जिसमें काफ़ी बड़ा बड़ा था। वो काफ़ी लेंथी लग रहा था और काफ़ी आपको टफ भी लगता है। ये काफ़ी इजी है समझने में भी, आप नोट्स बना सकते हो उसके। और वीडियो आज की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। लाइक कर देना अच्छी अगर लगती है तो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।